चलिए स्टार्ट किया जाए। आ जाइए लो, आगे ही आ जाइए लो। ठीक है, ठीक है, वहां पे चलिए। हाँ, अगर दिखाई दे रहा है तब तो कोई बात नहीं। आज इंडियन जुडिशरी जो है ना, इसको स्टार्ट ये हम लोग कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को पहले भी जुडिशरी के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको हम दे देते हैं। जुडिशरी के बारे में आप लोगों को मालूम भी होगा, जैसे कि जो तीन जो सिस्टम हो गया आपके गवर्नमेंट में, जैसे कि जो ऑर्गन हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, है ना। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट या पिलर कह लीजिए, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आपको मालूम भी है कि लेजिस्लेचर जो है उसका काम क्या होता है, टू फ्रेम ए लॉ, टू लेजिस्लेट ए लॉ, है ना, फॉर्म करना, और मतलब कि विधि का निर्माण करना, कोई भी कानून है उसको बनाना। और एग्जीक्यूटिव का क्या होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना। और जुडिशरी का ये रोल है कि क्या करना, वो जो लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन करना, या फिर ये चेक करना कि जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया या जो इन्होंने लॉज जो है फॉर्म किए, फ्रेम किए, कोई रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, जैसे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, लॉ, बाई लॉ, ठीक है, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, डायरेक्शन, इश्यूज, ठीक है, वो सब जो हो वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ओवरऑल जो प्राइम रोल हो गया जुडिशरी का वो क्या हो गया, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, है ना। अब ये लॉ भी हो सकता है, कोई नियम भी हो सकता है, रूल, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, लॉ, बाई लॉ, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, इवन ऑर्डिनेंस जो है, इश्यूज, ये जितने हैं ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये जुडिशरी के कि वही इंटरप्रेट करता है किस चीज को, किस चीज को, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसकी संवैधानिक वैधता को वो देखता है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि उसकी विसंगति है या असंगत है, तो वो क्या कहेगा कि दैट इट इज नल एंड वॉइड, या फिर ये क्या है, असंवैधानिक है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसे वो लॉ को, ऐसे रूल्स को, ऐसे रेगुलेशंस को वो क्या करेगा, वो हटा दिया जाएगा। जैसे आप लोग फंडामेंटल राइट भी पढ़े होंगे, तो उसमें आर्टिकल 13 था, उसमें क्या बताया जा रहा था कि उसमें ये बताया जा रहा था कि कोई भी ऐसा अगर स्टेट, और स्टेट के डेफिनेशन में क्या था उसमें, स्टेट किसको कहते थे, याद कीजिए, स्टेट किसको कहते थे, स्टेट के अंतर्गत क्या आएगा बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। इसके अलावा और क्या था, एनी अदर अथॉरिटीज, पब्लिक ऑफिसर, इवन कल होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई ऐसा गाइडलाइन कर दे जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट का क्या हो, वायलेशन हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको पेंशन ही लेना, ठीक है, या आपकी कहीं तनख्वाह आती है, बैंक अकाउंट का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक जो है आपका ऑफिस है ना, गवर्नमेंट ऑफिस है। अब वो ऐसा कोई रूल्स भी बना दे, कोई रेगुलेशंस भी बना दे, तब भी जुडिशरी यहाँ क्या इंटरवीन करेगा कि भाई इंडिविजुअल का, किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, तो ये रूल्स किसके असंगत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई गाइडलाइन दे दिया गया, स्कूल ही कोई गाइडलाइन दे दे,
हम ही लोग का कोई मान लीजिए संस्था है, कोई गाइडलाइन अगर ऐसा दे दे, वो अगर मान लीजिए अगर ये क्या है, ये पब्लिक अथॉरिटीज अगर है या फिर अदर अथॉरिटीज उसके अंतर्गत, या इवन प्राइवेट बॉडी भी है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, आप लोग पढ़े भी होंगे हैबियस कॉर्पस, जो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी आएगा उसमें, तो वो क्या कर सकता है कि वो रिट को इश्यू किया जा सकता है। और सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जैसे अभी रिसेंटली आप लोग देखे भी होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ऑन इट्स ओन, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी संस्था को आपको अपील करने की जरूरत है, वो अपने स्वयं भी क्या करे, और उसको लगता है कि अगर इस तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या वैसे आप नहीं काम कर रहे हैं, तो वो खुद उसमें क्या कर सकता है ऑर्डर। तो यहाँ ये क्या बताया जा रहा है कि ये जो होता है एक गवर्नेंस का एक क्या हो गया, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी अपने को स्टैब्लिश किया। ये इसका प्राइमरी रोल तो है ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना कि ये देखना कि ये अदर ऑर्गन्स जो हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उनकी है कि नहीं, जो लॉ है जो। इसके अलावा जो आप बेसिक फीचर्स पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, मतलब क्या है, एक सिंगल मतलब कि एकल है, और क्या है एकीकृत है, मतलब कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, अब इसमें भी कैसे है, इसकी हायरार्की समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये क्या हो गया, अपेक्स कोर्ट हो गया, मतलब कि एकदम टॉप। फिर आपका स्टेट्स में क्या आता है, हाई कोर्ट। फिर क्या आता है आपका या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लीजिए, इसमें भी क्या हो गया आपका सेशन कोर्ट, या आपका हो गया सिविल कोर्ट, जिसको व्यवहार न्यायालय कहते हैं। सेशन कोर्ट क्या हो गया, सत्र न्यायालय, जिसमें क्या हो गया जैसे क्रिमिनल मैटर्स जो है वो आपके जो है यहाँ पे सुने जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस तरह से ये क्या है कि सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्योंकि हम लोग का क्या एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि स्टेट ऑफ बिहार स्टेट ऑफ यूपी का दूसरा संविधान है और भारत का अलग है, दोनों क्या है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी भी है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगा ये किसका, आपको ये जुडिशरी का क्या है ये पावर है, यही इंटरप्रेट करेगा। और भी इसमें आप फंक्शंस इसका पढ़े हुए हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जुरिस्डिक्शन जो होते हैं, उसको तीन अलग अलग जो है, जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा आपका बताइए, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, तीसरा हो गया एडवाइजरी या कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जो वर्क होता है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ बिहार या स्टेट ऑफ बिहार और झारखंड इसका कोई डिस्प्यूट हो यूनियन ऑफ इंडिया से, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब कि भारत सरकार के, ठीक है, या आप ऐसे समझिए कि स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ झारखंड इसका अगर कोई डिस्प्यूट हो, स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो तो ये कौन सुनवाई करता है, ये सुप्रीम कोर्ट, और यही इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। या भारत सरकार या अदर स्टेट्स एक तरफ या दूसरे स्टेट्स जो हैं वो एक तरफ हैं, तो ये जो उसका जुरिस्डिक्शन है ये किसका जुरिस्डिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो अब इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये क्या किया आपका, ये आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसको ये कहते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका वो क्या हो गया, एपेक्स कोर्ट है अपील का। जैसे कि मान लीजिए कि कोई न्यायिक विवाद है आपका किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी संस्था के साथ, तो आप कहां जाते हैं,
तो जो आपका नियरेस्ट, अगर मान लीजिए सिविल से रिलेटेड अगर मसला है तो सिविल कोर्ट गए, और क्रिमिनल से रिलेटेड तो सेशन कोर्ट में आप गए। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर पटना डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे गए, अगर उसमें आपको डिसीजन आता है, कोई निर्णय देता है न्यायालय, और आप क्या है कि उस डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसको चुनौती देते हैं कहां पे, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट पे। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट में आपने क्या किया, अपील किया। एक पहले आपने क्या किया, एक अपील किया, ठीक है, और इस डिसीजन के अगेंस्ट में आपने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, आपके जो है पक्ष में वो क्या आया, निर्णय आया। लेकिन आपका जो विपक्षी है, जो विरोधी है, वो उससे डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या किया, फिर उसने अपील किया अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। तो ये क्या हो गया कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें आप सिविल मसला है वो भी आप कर सकते हैं अपील, क्रिमिनल मसला है वो भी आप अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो गए, न्यायिक प्रक्षेत्र हो गए। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आप समझ गए, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावे जो एक कंसल्टेटिव और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत, जिसमें कि अगर भारत के राष्ट्रपति इस मतलब कि वो इस ओपिनियन में है कि कोई न्याय से संबंधित या कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का, नेशनल इंटरेस्ट का कोई एक ऐसा मसला है जिसपे वो क्या लेना चाहते हैं, लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो वो सीधे किससे, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से वो क्या कर सकते हैं, परामर्श जो है वो ले सकते हैं। इस ज्यूरिसडिक्शन को भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी या कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि ये अधिकार क्या हो गया उसका, एक परामर्श के नाम। अब देखिए, एक तरफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम बताए कि जुडिशरी क्या है, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो एक एंड पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर रहा है, मतलब उसकी विवेचना कर रहा है। दूसरे एंड पर ये क्या कर रहा है कि आप देखिए कि ये हाईएस्ट जो है ये कोर्ट ऑफ अपील हो गया। दूसरे एंड पर आप देखिए कि अगर आप कहीं भी कोई दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई मतभेद हो रहा है, न्यायिक मतभेद, तो वो इसका किसका अधिकार है, आपके ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो अब इस तरह से, ठीक है, चलिए शो नहीं है। तो अब आप देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका ये क्या है, ये एकाधिकार है। ठीक वैसे ही जो आपका हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट मतलब जो आपके उच्च न्यायालय हो गए, ये भी हायर जुडिशरी में ही, ये दोनों मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों क्या होते हैं, ये कलेक्टिवली हायर जुडिशरी में आते हैं। उसका भी काम है क्या, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। तो अब अपने न्यायिक जो प्रक्षेत्र जिसको कहते हैं, न्यायिक प्रक्षेत्र मतलब जो आपका जुरिस्डिक्शन है, उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है किसका, सारे जुडिशियल बॉडीज का। जैसे बिहार में पटना हाई कोर्ट है, तो बिहार में जितने न्यायालय हो गए, चाहे आपके गया में हो गया, चाहे मधेपुरा में हो गया, चाहे पूर्णिया में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो, इस सब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी कौन हो जाएगा, यही पटना हाई कोर्ट जो हो जाएगा, ठीक है। प्लस कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे अगर यहाँ पे सलाह लेना है यहाँ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कहने का मतलब कि अगर आपके जो है एग्जीक्यूटिव हेड को, जैसे कि गवर्नर को, किससे सलाह ले सकते हैं, हाई कोर्ट से, किसी भी न्यायिक आपको ये मसले पे। तो अब एक तरफ आपका ये संविधान का ये विवेचना करना, दूसरे तरफ एक गवर्नेंस के तौर पे भी ये लोग इमर्ज किए जुडिशरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप लोग अभी रिसेंटली सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी देखे होंगे, जिसको बोलते हैं ना कि स्वतः संज्ञान, मतलब कि उसके लिए नॉर्मल जो है केस में क्या होता है कि आप जब तक अपील नहीं करेंगे, न्यायालय उसको लेना देना नहीं है, न्यायालय तब तक जो है कोई निर्णय नहीं ले सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय को यह दिया गया है अधिकार सुओ मोटो कॉग्निजेंस की, अगर वो इस इंप्रेशन में है कि कहीं न्यायालय के द्वारा दिए गए जो भी आपके निर्णय हैं या फिर संविधान परक जितनी भी विधियां हैं उसका अगर अनुपालन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है, स्वतः संज्ञान लेके सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत क्या कर सकता है, वो एक्शन उस पर ले सकता है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि जो बंगाल में जो हुआ उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया, मतलब कोई अपील करने की भी जरूरत नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह आप देखिएगा तो गवर्नेंस का एक पिलर के तौर पे भी जुडिशरी इमर्ज किया। या जब भी आपके यहाँ नेशन में देखिएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, है ना, किसमें,
अपने जुरिस्डिक्शन में कर सकता है, अपने, हाँ कर सकता है। तो अब उसमें है कि अपने जुरिस्डिक्शन में, तो अब ऐसा नहीं कि पटना हाई कोर्ट यूपी में करना है ये नहीं, हाँ सुप्रीम कोर्ट कहीं चाहे तो नेशन वाइड कर सकता है, अपने जुरिस्डिक्शन में ये कर सकता है। अब जैसे ये इंप्रेशन में हूं कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर है, जैसे कि अर्ली 90s और 2000 का जो एरा था, उसमें आप देखिएगा कि कोलिशन गवर्नमेंट बन रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट बन रहा है तो मतलब अस्थाई सरकार नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव भी कौन सा एक्शन ले, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है आपके यहाँ, तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो एग्जीक्यूटिव कौन सा रोल करेगा उसमें। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आप देखिएगा कि इट इज द जुडिशरी विच प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, है ना, कि न्यायालय ही जो था वही एक तरह से कहिए गवर्नमेंट आपका चला रहा है। तो अब इसमें ये बातें जब आई तो एक न्यायालय का एक दूसरा पक्ष भी है जुडिशरी का, जो लोगों ने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जो आपके संविधान का एक क्या है, एक बेसिक फीचर है, तो इस सेपरेशन ऑफ पावर का ये कहीं उल्लंघन तो नहीं है कि जुडिशरी क्या कर रहा है कि इंटरवीन कर रहा है किसके काम में, एग्जीक्यूटिव के काम में या फिर लेजिस्लेचर के काम में, है ना। जैसे कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो डिसीजन दे दे वो क्या हो जाता है, वो कानून हो जाता है, एंड इट इज बाइंडिंग ऑन एवरी कोर्ट विच इज देयर इन योर टेरिटरी। तो अब इंडियन टेरिटरी में जितने कोर्ट हैं इंक्लूडिंग सारे हाई कोर्ट्स आपके, ये क्या उनको मानना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट अगर दे दिया है तो वो उनको मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक बाइंडिंग नेचर हो गया, उस लॉ के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है उस विधि के, तो वो क्या हो गया यहाँ पे ये डिसीजन इक्विवेलेंट किसके हुआ, किसी स्टैट्यूट के। और स्टैट्यूट बनाने का क्या तरीका होता है बताइए, लॉ बनाने का अभी बताएं। हाँ, पार्लियामेंट दो हाउस में क्या कोई बिल टेबल किया जाएगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे। यहां देखिए कि आप केवल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, निर्णय दे दिया, तो वो किसके समतुल्य हो गया, किसके इक्विवेलेंट हो गया, उस कानून के। दूसरे तरफ कि जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, तो यहां पे वो लेजिस्लेचर का भी काम कर दिया। दूसरे तरफ जो वो ऑर्डर दे रहा है वो बाइंडिंग है, वो मानना है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आप लोग देखते हैं कार्यपालिका, वो भी काम ये कर रहा है। तो इसी को ये आगे चल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने ये कहा कि जुडिशरी न्यायालय जो है अपने लिमिटेशन के क्या कर रहा है, उस बाउंड्री के बाहर जा रहा है, जिसको लोगों ने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, है ना। और जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक समीक्षा, कि वो जैसे कि अभी बताया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के से कंसिस्टेंट नहीं है तो उसके अगेंस्ट में वो कह सकता है कि ये न्यायिक, उसकी समीक्षा किया जुडिशियल रिव्यू करके, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर इशू, ऑर्डिनेंस, लॉ और बाई लॉ, it is null and void and the constitutional validity has been questioned। मतलब इस पे प्रश्न किया जा रहा है, जैसे कि अभी हमने आपको एसबीआई का उदाहरण जो बताया, या किसी भी तरह से, तो वो कौन कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट को, ये एपेक्स कोर्ट को ये पावर है। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये रिट ज्यूरिसडिक्शन भी इसमें एक है, तो परामर्श मतलब एडवाइजरी बॉडी के तौर पे भी ये काम किया, एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी किया, लेजिस्लेचर के तौर पे भी किया, मतलब कि ये केवल न्यायिक समीक्षा या कॉन्स्टिट्यूशन की विवेचना ही नहीं करता है, इसके साथ साथ ये क्या हुआ, एक संस्था के तौर पे, शासन संस्था जो है ना प्रणाली, इसके एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी अपने को इमर्ज और इवॉल्व किया। और जैसे जैसे आपको मालूम ही होगा, जैसे कि फर्स्ट क्लास में भी आप लोग को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट मतलब वह एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट, उसमें क्या है, जान है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, इवॉल्व, सोसाइटी इवॉल्व होगी, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होगा, जाहिर सी बात है जुडिशरी भी अपने को क्या करेगा, वो इवॉल्व करेगा। इवॉल्व करेगा इसका मतलब क्या होगा बताइए, वो भी जैसे जैसे इवॉल्व करेगा तो उसकी जो विवेचना है, इंटरप्रिटेशन है, वो रोल भी चेंज करता जाएगा। जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म, और जब इससे ज्यादा जब ये बढ़ने लगा तो उसको बोला गया क्या, जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच का मतलब, ओवररीच का मतलब, अब तो ये ऑन हो जाना चाहिए ना,
जुडिशियल ओवररीच मतलब कि अपनी क्या कर रहा है, अपने हद से वो आगे जा रहा है ना। तो एक तरफ क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, उससे आगे सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, देन जुडिशियल ओवररीच, और जुडिशियल ओवररीच के आगे जुडिशियल एडवेंचरिज्म, कि आप सोच रहे हो बनाने का ऐसा कानून जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से असंगत है, कंसिस्टेंट, उसी टाइम पे आपको हम रोक दिए। मतलब ये कि पहले हाउस में अगर कोई बिल टेबल हो रहा है, कानून जब बन जाए उस कानून की विवेचना कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर मीटिंग ही हो रही है कि हम कोई ऐसा कानून बनाए और उसी समय आके इंटरफेयर कर रहा है जुडिशरी, आप ये बनाना नहीं, आप बना नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, आप ये कहेंगे कि भाई आप जो है जरूरत से ज्यादा मेरे कार्य में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर आपका क्या है, वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये क्रिटिक्स जो होते हैं वो लोग ये भी कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के शैडो में जुडिशियरी ने एब्सोल्यूट पावर सिस्टम बना दिया। समझ में आ रही है बात। जैसे कि हम लोग सामान्य तौर पे पढ़ते हैं तो क्या बताते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या हो गया, जुडिशियरी। इन तीनों में सबसे पावरफुल कौन है, रूल ऑफ लॉ है। तो एक तरफ आप रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं और लॉ को इंटरप्रेट कौन कर रहा है, एक बॉडी आपका जुडिशरी जिसको आप कह रहे हैं। तो जो बॉडी आपका ये इंटरप्रेट कर रही है वो बॉडी, वही बॉडी उसी को इंटरप्रिटेशन करना है, तो उसी को इंटरप्रिटेशन करना है। तो और तो आप उसको क्या दे दिए, आप जरूरत से ज्यादा पावर, ऐसा नहीं लग रहा है कि एब्सोल्यूट पावर सिस्टम, लेकिन नहीं, आप कई जगह देखिएगा कि जुडिशरी के ऊपर भी कंट्रोल है किसका, जैसे लेजिस्लेचर का कैसे, जैसे इन लोगों के खिलाफ जो रिमूवल प्रोसेस जो आता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, या आपको कहते हैं उसको ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आपका जो है एक सामान्य जो है जुडिशरी का एक बैकग्राउंड, उसमें बहुत कुछ आप लोग जान भी रहे होंगे, बट आइए ट्राई करते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज क्रिएटेड फेडरल कोर्ट ऑफ इन इंडिया, सोचिए। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। इसमें हाई कोर्ट सब आया था 1861 में। हाँ वही फिर, और फिर उसके बाद से जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें भी एक फेडरल कोर्ट की ये चर्चा हुई। हाँ तो ये वही रेगुलेटिंग एक्ट वाला, नन ऑफ द, ये दोनों तो थे ही नहीं 1909। 1861 में आपका फेडरल कोर्ट के बारे में नहीं, हाई कोर्ट्स की चर्चा हुई थी। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट आपका बना था, या फिर ये बताइए, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, पार्लियामेंट गार्डियन होता है फंडामेंटल राइट का। पार्लियामेंट कैसे होगा, पहली ही लाइन आर्टिकल जो है आपका 12 और 13 में क्या बोला जाता है कि ऑल द लॉज विच आर कंट्रावीन और इनकंसिस्टेंट विद द, तो अब यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, तो पार्लियामेंट के ऊपर हमेशा आप लोग पढ़े हो कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता है कि इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है, तो वो प्रोटेक्शन कैसे करेगा,
क्या हुआ, किस बात को लेके इतना मुस्कुराहट है? पार्लियामेंट को सुनते हंसी आ जा रही है। हमारे माननीय लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग, कि बताओ देखो एक स्टूडेंट है जो पार्लियामेंट जैसे ही बोल रहे हैं उसको हंसी आ जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? जुडिशरी। Judiciary. Next, the writ jurisdiction of the Supreme Court of India extends to, writ jurisdiction क्या होता है इसको समझिए। आर्टिकल आर्टिकल 32 जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये एक फंडामेंटल राइट भी है कि अगर आपका मान लीजिए फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो तो आपका क्या एक अधिकार है, राइट टू मूव कहा, सुप्रीम कोर्ट। और ये कहा 32 में नहीं, आप जाते हैं 32 में, हाँ हाँ, वो हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है, बता रहे हैं, इसको समझिए, दोनों में फर्क है। ये क्या है 32 की राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो। अब इसमें एक ये चीज ध्यान में रखना है कि यही क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट जो है इश्यू करता है। रिट का मतलब क्या होता है? रिटन ऑर्डर। अब इसमें वो क्या तो डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, इश्यू कर सकता है, कुछ जारी कर सकता है, और फाइनली इनको 5 अलग अलग डिफरेंट रिट जो है वो दिए जाते हैं। कौन कौन से रिट है वो? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस बताइए, मैंडमस, सर्टियोररी प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, और बताइए सर्टियोररी उत्प्रेषण, और प्रोहिबिशन निषेध, अधिकार परीक्षा ये होगा। कोवरंटो, कोवरंटो विथ व्हाट अथॉरिटी मतलब कि आप अपने किस अधिकार से आप अपने क्या किया, अधिकार परीक्षा मतलब अपने अधिकार को, अथॉरिटी को अपने क्या किया, सर्टियोररी मतलब रिक्वेस्ट कर देना। ठीक है, तो द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। बताइए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, सही है। नेक्स्ट बताइए, किसका? हाँ 3 का डी, वही तो बता रहे हैं। इसमें क्या आपको क्या डाउट आ रहा है? ए क्या है, ए क्या है, ए क्यों नहीं होगा, आप थोड़ा सोच के आप ही बताइए। लेकिन रिट ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में ये बोल रहा है, वो तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो गया, उसको अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन बोलते हैं। ये तथ्य सही है, लेकिन इस ज्यूरिस्डिक्शन को क्या बोलते हैं? अपीलेट। अभी ना बताया, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, रिट ज्यूरिस्डिक्शन, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? रिट ज्यूरिस्डिक्शन। बताइए, टू हैव द, नहीं ये हिंदी गलत है इसका, शव नहीं होगा भाई, काय 100 पे। हालांकि अगर आप अगर बॉडी को अगर ऐसे रख रहे हैं ना, तब भी जो है मतलब डेड बॉडी को अगर किसी का वो क्या क्या है, वो रिचुअल्स, वो राइट्स होता है उसका। नहीं नहीं ये गलत है, शरीर है यहाँ।
वो एक दूसरा प्रश्न था, वो आ गया। चलिए, रिट ऑफ मैंडमस इज मैंडमस मतलब इज ग्रांटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग, क्या है बताइए तो। जुडिशियल डिसीजन, पब्लिक ड्यूटी, परम आदेश, आप नाम ही बता रहे हैं इसका। ये पब्लिक ड्यूटी मतलब कि आप अपना किसी पब्लिक ऑफिस को ये बोल रहे हैं कि टू कमांड दे रहे हैं कि आप अपने कार्य को सही से नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अब आपको कैसे बोले कि पब्लिक ऑफिस को एग्जांपल दीजिए। हाँ, पुलिस जो है, पुलिस के पास आप गए एफआईआर दर्ज करने के लिए, एफआईआर वो नहीं जो है दर्ज कर रही, तो ये मैंडमस इश्यू कर देगा कोर्ट पुलिस के खिलाफ कि इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। या कोई और डॉक्यूमेंट आप मान लीजिए कि जाते हैं। सबसे बेहतर कि एक मैंडमस एक यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में इश्यू किया गया था, मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हुआ कुछ ऐसा था कि एक लड़का था। अब इसमें चूंकि सब हाइपोथेटिकली हम बता रहे हैं, हम एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते हैं वो नाम, बस आप लोग कॉन्सेप्चुअल एकेडमिक इंटरप्रिटेशन के लिए समझिए। उसका कहीं सिलेक्शन हुआ था, मतलब किसी गवर्नमेंट, तो आप लोग को मालूम होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज में जब तक रिजल्ट आने में और जो देर होती है, सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल जो मिलता है, इसको सनद भी कहते हैं, नहीं, टू हुम सोइवर इट में सर्टिफाइड, वो नहीं मिला था। तो वहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने क्या दिया था, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, औपबंधिक, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, किसी भी तरह का प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो फाइनल वो गारंटी नहीं देता है। औपबंधिक ये भी हो सकता है कि आपका अगर फी अगर आप नहीं दिए हो, कई बार नहीं होता है, नो ड्यूज नहीं होता है, तो आपको वो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है, जब तक, मतलब ये क्या दिखाता है आपकी बोनाफाइड स्टूडेंट रहे कि नहीं, आपका कैरेक्टर कंडक्ट कैसा रहा वहां पे। मान लीजिए आप 5 साल पढ़े और उसका सारा जो है पैसा जो है नहीं दिए, नो ड्यूज जो है पैसा लेके आप जो है वो चले गए, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। नॉर्मल आप होटल में भी रुकते हैं अगर, तो निकलते हैं तो क्या पहले वो सब चेक किया जाता है ना, उसके बाद ही तो वो फाइनल बिल देगा, ये तो एक सामान्य परिपाटी है। तो अब वो प्रोविजनल उनके पास दे दिया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, इनका कहीं सिलेक्शन हो गया, फाइनल जब इनको सर्टिफिकेट जब देने की बारी आई तो ये गए, तो यूनिवर्सिटीज ने कुछ आनाकानी किया या फिर कुछ किसी भी तरह से कि आप कहाँ थे नहीं थे, देने में उसको परेशानी हुई, मतलब काफी उसको टाला गया। इन्होंने इसी का अधिकार का प्रयोग किया और वो सीधे चले गए हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में। तो जबलपुर हाई कोर्ट वहीं की जो एक खंडपीठ थी, उसने ये इनके खिलाफ, यूनिवर्सिटीज के खिलाफ ये इशू किया और एक डिसीजन भी है, ये काफी समझ में आ रहा है बात। तो अब जैसे उसके डॉक्यूमेंट को की, उसके वजह से क्या हुआ, उसकी नौकरी चली गई और उसको भी ये गाइडलाइन दिया गया उस ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई इस केस को कंसिडर किया जाए। तो अब इसमें क्या है कि वो सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो उसकी नौकरी, और नौकरी का क्या मतलब होता है कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड मतलब क्या, उसका आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, उसके डिग्निटी के साथ आपने खिलवाड़ किया, आई बात समझ में। तो इस तरह का भी केस है तो वो इशू कर सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये क्या ऑर्डर क्या दिया गया उसको, मैंडमस, मतलब कि हम ऑर्डर देते हैं आपको कि वी ऑर्डर, क्लियर हो गया। आए दिन ऐसा ये देखने को मिलता है, इसलिए जो भी आप लोग का भी अगर यूनिवर्सिटीज में या इस तरह से अगर पढ़ रहे हैं या कहीं भी, तो डॉक्यूमेंट जब तक आप नहीं प्रोड्यूस कीजिएगा तब तक कोई आपकी किसी भी स्तर पे मदद भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको लेके एकदम पर्टिकुलर और पिक्यूलियर रहिएगा, जैसे कि कागज बोलता है, जिसको बोलता है डॉक्यूमेंट, आई बात समझ में ना। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, आप क्या एडमिशन जो लिए, कितने मार्क्स आपका क्या है, अगर कहीं कोई नाम में कोई मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है 10th क्लास के 11th क्लास में या ग्रेजुएशन के, ये सब सुधार करवा लीजिए लो। इवन आधार कार्ड हो या फिर किसी भी स्तर का, क्या हो रहा है ये नहीं बैकअप देगा क्या, ठीक है। इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम भी हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग ये सुधार करवा लीजिएगा।
तो क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर आगे, खैर क्वेश्चन तो कुछ और क्रिएट किया तो बोर्ड भी तो नहीं चलेगा ना है? तो बोर्ड तो ऑन ही था तो वो कैसे बनेगा? फैन ऑफ करेंगे तो आ जाएगा। हाँ तो बोलो ना राहुल, नहीं तो जो भी कोई और हो तो, नहीं तो फिर और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देते हैं, बुक तो वही है। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट के सर्टिफिकेट में कहीं भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक नाम का, और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, दो चीज से हमेशा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, इससे नहीं हमेशा बचना है। मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू कंसील सम फैक्ट्स और सप्रेस सम फैक्ट, गलत कहीं नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर समस्या में आ जाइए। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है इसमें आपको ये बहुत कॉर्डियल, मतलब इन लोग का बिहेवियर रहता है, इस सब बातों को लेके बहुत नजरअंदाज जो है बहुत चीज कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी स्तर पे अगर वो फ्रॉडलेंट का केस है तो आप लोग अभी रिसेंट कई एग्जांपल्स देखे भी होंगे कि लोगों का कैरियर भी खत्म हो गया और वही नहीं, उसके अगेंस्ट जो है चाहे जितने भी पावरफुल कोई क्यों ना हो। अभी रिसेंट 2-3 एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे कि कहीं ना कहीं वो मेडिकल को लेके या गवर्नमेंट जो है डॉक्टर, इसलिए इसको लेके अगर कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में आप लोग एकदम उसको लेके कहीं भी कोई नाम में भी, जैसे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको मतलब टालिए लोग, नहीं उसको सुधरवा, और इसको सुधारने में आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूशन, वो मदद करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी को नहीं होगा तो ये आप लोग पढ़ ही लिए हैं, इसको प्राइम जिसको कहते हैं ना वैसे कंसिडर भी करता है कोर्ट, क्योंकि लाइवलीहुड अभी भी इंडिया में बहुत बड़ी चीज है, राइट टू लाइफ जो है उससे जीविकोपार्जन का। चलिए तो कहां तक हम लोग थे, रिट ज्यूरिसडिक्शन। तब इसमें 5 तरह के जो है ये क्या होते हैं, रिट होते हैं। अब ये रिट हाई कोर्ट को भी ये दिया जाता है, आर्टिकल 226 नहीं है ना राहुल, नहीं था ना, या कोई और हो तो देखिए। इधर से देख लीजिए, इस तरह नहीं है, बंद है, इधर से कोई हाँ। तो ये जो हो गया आपका, यही आपको आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये दिया जाता है, किसको, हाई कोर्ट को। लेकिन जो हाई कोर्ट को ये दिया जाता है उसका स्कोप ज्यादा होता है। इसका मतलब मत ये समझ लीजिएगा कि हाई कोर्ट का जो 226 के अंतर्गत है पावर ज्यादा हो गया, स्कोप ज्यादा का मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 32 जो आपको दे रहा है ये केवल पढ़ना, इवन पोस्ट कार्ड के जरिए भी अगर आप भेजते हैं तो उसको वो एंटरटेन किया जाएगा। पहले पोस्ट कार्ड जो होता था पुराना वाला, आप लोग देखें कि नहीं? हाँ अभी भी आप हाई कोर्ट में चाहे तो आप अपना केस लड़ सकते हैं, अपील तो छोड़ दीजिए, कोई प्रोसीजर नहीं, आपको अपनी बात जो रखना आप सीधे जाकर अगर रख सकते हैं तो आप रखिए। नहीं, आपका उसका तरीका ना है, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं प्रिंसिपल से मिलते हैं तो क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट आपने लिया, आप अपना केस भी लड़ सकते हैं हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है ना उसके तहत ही वो केस जारी होता है। हाई कोर्ट तक आप जाके लड़ सकते हैं अपना केस, इनका केस नहीं लड़िएगा किसी दूसरे का, इसके लिए आपको वकालत करना होगा, समझ रहे हैं बात? तो वकालत क्या हो गया, एक प्रोफेशन हो गया। अब इसमें है कि आपका अगर स्वयं का अगर कोई केस हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी केस किसी भी तरह का, क्रिमिनल सिविल कुछ आप अपनी बात रख सकते हैं। समस्या क्या आती है कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, तकनीकी जो पक्ष है वो क्या है आप नहीं जानते हैं, वो वकील लोग ही जानते हैं कि मतलब उसका जो प्रोसीजर है या फिर और भी जो एविडेंस है वगैरह, इस वजह से वो लोग वकील हायर किया। भाई आपकी तबीयत खराब हो आप मत जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी तो जाइएगा तो क्या कीजिएगा कि थर्मामीटर डालेगा अपना, तो आप भी जान देंगे, टेम्परेचर मेजर करेगा, बीपी मेजर करेगा, ये थोड़ा सा ये मतलब क्या, ये सब अब तो इतना, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह हैं, उसमें बहुत सारे लोग क्या करना है, जैसे बीपी मेजर करना है तो घर में ही रखे हुए मशीन मेजर कर लिया,
थोड़ा सा अब उसके हिसाब से एक सामान्य जो है वो लोगों को मालूम है कि बीपी बढ़ा हुआ है, थोड़ा नमक कम कर दो, ब्लड शुगर जो है वो भी चेक कर लिए, थोड़ा सा ये कम कर दो। आई बात समझ में? लेकिन अब यही हुआ कि भाई अब इसको ऑपरेट करके निकालना, वो तो हमसे नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए आप कर सकते हैं अब तो। हाँ ये दोनों क्या है? ये दोनों ये नीचे वाला, अच्छा। नहीं ये तो अभी ऑन किए थे फिर ऑफ हो जा रहे, अभी तो ऑन किए ही थे थोड़ी देर। कौन सा? ये दोनों नहीं, ये तो ऑन हो ही जा रहा। अच्छा बीच बीच में ये लाइट कट जा रहा है नहीं, तो ये तो अभी इन्वर्टर चल रहा है कि लाइट से? हाँ हाँ आ जाएगा। अभी भी लाइट कटा हुआ था तो इन्वर्टर से ही चला था थोड़ी देर पहले, फिर बंद हो गया। नहीं वो हमेशा रहेगा ये, वो ठीक है लेकिन उसका बहुत सा एडवांटेज भी तो था। नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं, लाइट आ गया क्या, तो फिर कटेगा, ऐसा ही होगा ना। आ जाएगा। लूप होल कहाँ नहीं है, लेकिन आपको उसमें देखिए सब जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम का पार्ट बनते हैं कि सलूशन का। कहाँ समस्या नहीं है। आप अभी जैसे आप चले जाइए, मतलब यूएस जो टेक्नोलॉजिकली हर चीज में जो है, कहीं ना कहीं जो मैन मेड जो सिस्टम होगा ना, वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन अब जैसे कि यही कि वही व्हाइट बोर्ड, अब ये होता है कि अब यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड, लेकिन उस पर भी हम क्या करते हैं, अभी तो क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस को डिस्प्ले करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, बस वो रहेगा हमेशा। चलिए आइए, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स पहले विथ रेफरेंस टू द रीड्स, पहले पढ़ तो ले है क्या, विथ रेफरेंस टू the writs issued by the courts in India, consider the following statements. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. चलिए इधर से हमको पढ़ने दीजिए। Next, Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. तीसरा, any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto। बताइए तो इसमें आप लोग बता सकते हैं। ये विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो अगर पब्लिक जो उसमें क्या आपका है ड्यूटी अगर नहीं कर रहा है तो उस पर मैंडमस नहीं होगा। ये सही स्टेटमेंट है। हाँ ये 6, हमको लगा 7 आ गया। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट
जो है ये सही स्टेटमेंट। सेकेंड, मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी, नहीं ये गलत है। और तीसरा, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ क्वो वारंटो। कोई भी सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति क्वो वारंटो रिट प्राप्त करने के लिए ये कर सकता है। तो 1 और 3 जो है ये सी ऑप्शन आपका। 5, 6, 7 नहीं है ना? पार्ट 2 तो आ ही गया, लेकिन उसमें चलिए, द सुप्रीम कोर्ट इज ए, क्या है बताइए? क्या है सुप्रीम कोर्ट? प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस तरह करके सुप्रीम कोर्ट को नहीं डिफाइन किया गया। फेडरल कोर्ट, यस इट इज अ फेडरल कोर्ट। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये सही है। सिविल कोर्ट तो भले ही ना हो, लेकिन नन ऑफ द ई, हाँ गुड, सही आंसर दे रहे हैं आप, ई सम्राट। चलिए नेक्स्ट आइए। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 30 जजेस। नहीं ये चेंज हो गया, ये डेटा अपडेट कर लिए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सही था, लेकिन अभी जो है ये 33 हो गया। हाँ, who or which of the following is the custodian of the constitution of India? इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ, हाँ सही बोले आप, 33। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेंगे बताइए तो? The Supreme Court of India is the final interpreter of the Constitution. The Supreme Court of India is the apex court of the India और custodian of आपका Constitution, protector of fundamental rights और क्या हुआ? Final interpreter of the Constitution. ठीक है? Highest court of appeal, वही highest court of appeal. The supremacy of the Indian Constitution is upheld by, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखा जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट इन द यूएस। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बता लिए तो हम समझ गए कि आप कुछ समझ गए। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को समझिए। वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और यूएस का जो आपका कोर्ट है, इन दोनों में ये कैसे डिफरेंट? कौन सा? बी, ए, वहां भी फंडामेंटल, ये गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एडवाइजरी रोल, एडवाइजरी रोल, ये जो कंसल्टेटिव रोल और एडवाइजरी रोल कहाँ प्राइम मिनिस्टर को करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब आर्टिकल 143 के अंतर्गत उनको ओपिनियन चाहिए तो वो परामर्श ले सकते। ये एडवाइजरी रोल वहां। When was the Supreme Court inaugurated in India? ठीक से बताइए। कंफर्म, पक्का? वो कह रहे हैं 28। वो भी पढ़े होंगे, 28 वाले भी पढ़े। आप बिना पढ़े बता रहे हैं? क्या पढ़ के बता रहे हैं? ऑप्शन पढ़ के बता रहे हैं? और कोई?
28 सही है ना? 28 जनवरी। चलिए नेक्स्ट है। नहीं ठीक है। उससे भी बहुत सारा फैक्ट्स निकल जाता है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट? बताइए। 7वां। सी नहीं, डी नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, वो नहीं सुनता। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कोर्ट मार्शल में उन लोग का अपना जो है ये बैठती है ये अदालत। उसके बाद से वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कहाँ जाते हैं? जैसे आप लोग को कोर्ट मार्शल है तो प्रेसिडेंट के पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कमांडर। जाहिर सी बात है, जुडिशरी पढ़ना हम लोग तो वही होगा। नेक्स्ट। इन विच ईयर वाज द कॉलेजियम, इसको नोट कीजिए आप लोग, ये आप लोग के दिमाग से उतर जाएगा। इन विच ईयर वाज द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? 1993। और ये इंश्योर करता है कि अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। इसके बाद से बहुत पावरफुल हो गए लोग 93 में। तभी हम 90-2000 के एरा का जिक्र करते हैं, हालांकि उसके पहले भी बहुत अच्छा जजमेंट। आप लोगों को तो एक लैंडमार्क जजमेंट करके क्लास में हम लिए हुआ है ना, ऐसे ऐसे जजमेंट जिन्होंने चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट। 10 नंबर बताइए। हाँ, क्या ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको नोट भी करते चलिए लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग consider the following statements about collegium. The Supreme Court Collegium is a 5-member body which is headed by the incumbent CGI. अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? And comprises 4 other senior most judges of the court at that time. ठीक है। दूसरा, the parliament by law has evolved द कॉलेजियम सिस्टम। दो तो अलग हट गया, यहीं पे गायब हो गया। उसके बाद से द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। 1 और 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किनके द्वारा? हाँ, ये तीनों का रोल नहीं होता है इन द कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 12 नंबर। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे थे क्या? अच्छा, किसका? इसका 12 का। हाँ, क्या बता रहे हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई भी इस तरह का चेंज करना होगा तो लॉ बना के ही आप करेंगे। ये बताइए।
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस से कम नहीं बनता है। अब इस चीज को समझिए, अगर उस लॉ को, उस जजमेंट को क्वेश्चन करना है तो उससे बड़ा बेंच बनेगा। जैसे अब तक सबसे बड़ा बेंच किस केस के लिए बना है? कितना? 13 जजेस थे। अब केशवानंद भारती का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को अगर मान लीजिए क्वेश्चन करना है तो कम से कम जो है 13 जो है 13 से अधिक आपको जज बन बैठना चाहिए। 7 जजेज और 5 जजेज बेंच जो है उसको नहीं क्वेश्चन कर सकते। समझ में आई बात? और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए कितना चाहिए? 5। समझ में आई ये बात? उस जजमेंट को करना है तो सबसे बड़ा बेंच बैठा था 7:6, और जाहिर सी बात है ऑड में हमेशा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 है तो मान पहले हम बता रहे हैं नॉर्मल 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। अब उसको क्वेश्चन करना है, फिर से सुनवाई है, तो उससे ज्यादा चाहिए। डिसाइड इसमें कौन करेगा कि ये वही वहां पे ये रोस्टर उसमें होता है, रोस्टिंग उसको बोलते हैं। रोस्टर मतलब एक तरह का आप समझिए कि लॉटरी सिस्टम टाइप है, ताकि ऐसा नहीं रहे कि किसी का इंक्लिनेशन। और ऑड क्यों है वो तो आप समझ ही रहे हैं। हाँ 5, ये भी हो सकता है कि 6 हो, नहीं 7, क्योंकि 3-3 फिर तो ज्यूरी इज डिवाइडेड ऑन हिज ओपिनियन, टाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या दे रहे हैं? 13। हाँ गुड। फोर्टीन क्या है? डी, प्रेसिडेंट हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बताइए। ए 15th constitutional amendment. The age of a judge of Supreme Court of India shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by laws provide. Next, 16. बताइए। सब क्लॉज हाँ सही है। Which of the following type of judge or judges can be appointed in the ये था रेफर द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ट्रांसफर 127 क्लॉज 1 था। ये तो परामर्श वाला है ना। 17 बताइए। 17 इजी क्वेश्चन है और आसानी से कर ले जाइए आप लोग, इसको बताए भी हैं। एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट करता है, एडिशनल का नहीं। 2 फॉल्स है, 8 ट्रू है। Ad-hoc judges are appointed in the Supreme Court when कौन सा? 18 का क्यों? न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में असामान्य वृद्धि होती है तो आप एडहॉक जज ला दीजिएगा, वो तो आए दिन है।
जब कोरम ऑफ जजेज अवेलेबल टू होल्ड, न्यायाधीशों की कोई कोरम उपलब्धता नहीं होती उस समय में, है ना। पेंडिंग तो आप ऐसे देखिएगा तो ये बताइए 19 तो बता दीजिए। हाँ, और इनका हाई कोर्ट के the judges of Supreme Court after retirement are permitted to carry on practice before, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डी, सुप्रीम हाई कोर्ट वाले लोग कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये नहीं करें। 21 हाँ, who has the right to seek advisory opinion, किसके पास? राष्ट्रपति अंदर आर्टिकल 143, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 143 आर्टिकल। 23 शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश कीजिए। और कोई एक नाम नहीं सही है इनका, नहीं सही है इनका, कमल नारायण सिंह है। हाँ सही बता रहे, तुक्का ही है लेकिन तुक्का नहीं, तुक्का जानते थे आप, गुड। ये बताइए 24 करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, एक दो बार कहीं कहीं ये जुडिशरी के एग्जाम में या इस तरह से पूछा, लेकिन आप लोग एक लिस्ट जो आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, एक ध्यान में आप लोग रखिएगा, देख लीजिएगा कभी कभी। HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। 24 का डी। चलिए 25 बताइए। ट्वेंटी फाइव बताइए। 1 and 3 और 2 के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, डी इसका ए ऑप्शन सही है। 1 2 3 तीनों सही है। ये पिता पुत्र हैं लोग, YB चंद्रचूड़ और DY चंद्रचूड़। The convention of appointing the senior most judge of Supreme Court as Chief Justice of India was broken in the appointment of। वैसे DY चंद्रचूड़ उनकी उम्र उतनी लगती नहीं है जो भी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन बहुत सीनियर आदमी है। जस्टिस AM रे। नेक्स्ट 27 27 का डी किसको कह रहे हैं आप? A judge of Supreme Court can be removed by the president after the impeachment। एक्चुअली इसको impeachment नहीं बोलते हैं, ये क्या है, रिमूवल प्रोसेस होता है। impeachment हमेशा प्रश्न। A judge of the Supreme Court may resign his office by writing a letter to, बताइए। चीफ जस्टिस को कैसे करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इनको शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस किसको रिजाइन देंगे? चीफ जस्टिस रिजाइन देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ये सब क्वेश्चन सोचा नहीं जाता, एकदम सही होना चाहिए। इसको अगर नहीं क्लियर है ना तो अभी भी जाइए लिस्ट बना लीजिए, इसमें कोई शर्म शिकायत की बात नहीं है ना। ये क्वेश्चन मिला तो मार्क्स आना चाहिए, मतलब अगर आप इसको छोड़ रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो मतलब इट इज कंसीडर्ड एज क्राइम, बस आप ये समझिए। हाँ ये अपराध है, उससे भी बड़ा हम कहेंगे कि पाप है अगर आप इतनी लंबी तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ घोर पाप है, सही बोल रहे हैं। ये सब क्वेश्चन की कितने वर्ष अपॉइंटमेंट हुआ कि ये क्वेश्चन मिला, मतलब कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, हाँ बोनस इसको बोलते हैं ना कि बोनस शेयर मिलना, वही है? हाँ फ्रीबीज कह लीजिए, गिफ्ट है ना। और क्या है, बम्पर सेल और जो धमाका है वो है। ये न छूटना चाहिए न गलत होना चाहिए। सामान्य तौर पे आप देखिएगा तो कई लोग एग्जाम के बाद ये भी पूछ देते हैं, अरे ये भी पूछा था क्या, ये तुम देखे ही नहीं है। मतलब वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाएगा और उसका खासकर कुछ सेट में, क्योंकि 3-4 सेट होता है ना पेपर के नीचे क्वेश्चन में, तो नॉर्मली ऊपर से 3-4 क्वेश्चन, अरे तो पेज बनेगा ही नहीं, इसको हटाओ जल्दी, नहीं तो मेरा कॉन्फिडेंस लो गया। उसी में नीचे जो है ये क्वेश्चन पूछा कि वो चीफ जस्टिस किसको रिजिग्नेशन देंगे। तो एक दो वो भी वो लोग माइंड गेम जिसको कहते हैं ना, ये भी खेला जाता है एग्जाम। ये बताइए when the office of the Chief Justice of India is vacant, or when the Chief Justice is by reason or absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office are performed by an acting Chief Justice. Who appoints the acting Chief Justice? बताइए। नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें इतना सोच कर रहे हैं। हाँ सही है आपका आंसर। भारत का राष्ट्रपति। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, टाइम लेके पढ़िए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसको समझ लीजिए, इसको इतना देर एग्जाम में कोई पढ़ने लगा तो देखते ही छोड़ देगा, लेकिन नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, केवल एक दो को हटाना होता है। और ये क्वेश्चन जहां तक हमको याद है, हम जुडिशरी पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को करवाए भी है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये देता है कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं डिफाइन किया है। हाँ ये ग्राउंड जरूर बताता है कि इसी ग्राउंड पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे। आप लोग कॉपी देखिएगा, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हम यूपीएससी का है। ये हम बताए हुए हैं। कौन? 1 3 4 एक सही है। सी ऑप्शन है। 3-4 बताए भी आप लोग को, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हम बताया, कहीं नहीं डिफाइन किया, ये केवल बताया है कि इस ग्राउंड पे हटाया जाता है। ये बताइए।
अभी तुरंत बताए हैं, बताओ तो इसका 31 जब केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। केंद्र अभी बताए कि डिस्प्यूट हो भारत सरकार और भारत उसमें केंद्र में, तो क्या हो जाएगा ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अभी ना बताया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एडवाइजरी। लेट आए क्या, लेट आए थे क्या? हाँ लेट, दोनों लोग लेट आए थे, फिर भी क्लास में बताए थे ये 32। बताइए, ये भी बताए हैं। संसद के द्वारा कौन सा? दो ऑप्शन है। बी सर, अब यही तो है, बी सर, प्रस्ताव पारित करके बना देगा, जी सर। उसके बाद भी पढ़िए और क्या है, कानून बनाकर। ये प्रस्ताव पारित करेगा तब ना कानून बनाएगा सर, इसी कानून से प्रस्ताव पारित कर दिया, लॉ जब तक नहीं बनाइएगा। प्रस्ताव पारित करेगा, उसके बाद दोनों में सहमति चलो होगा। आगे अगला 33 पढ़े, ठीक है 33। फिर से वहीं से रामायण पढ़ना हम शुरू करें? नहीं, थर्टी थ्री, हाँ ठीक। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट 35। ये सर सेक्शन 377। हाँ 36, सब इजी क्वेश्चन अपना जी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नागेश्वर राव जो है वो नहीं थे। नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटीशन किसमें ये भी पढ़ाए हुए आप लोग को, ये बता देना चाहिए। 142 के अंतर्गत कोई भी डिक्री या कोई भी 38, क्या हो गया, भूख लग गया क्या? हाँ तो बताइए 38, और इसको नोट भी कर लीजिए लगेगा। हाँ इधर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आता है क्या? चौथा नहीं आता है, तो 4 को हटा दीजिए पहले। अब देखिए, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है क्या? ये भी नहीं है। तो दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार या एक या अधिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोर देन स्टेट्स और मोर देन वन स्टेट, अभी स्टार्ट में ही बताएं। तो एक और दो, ये दोनों आंसर हो गया, यही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है और यही इसका डेफिनेशन हो गया ये दोनों। 39 अभी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बताएं। स्टार्ट में ब्रीफ दे दिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए 39 का सी है, आर्टिकल 132 रीड विथ 34A कॉन्स्टिट्यूशन के केस में। ये बताइए, which of the following is not an appellate jurisdiction of Supreme Court of India?
cases involving dispute between two or more states, appellate jurisdiction है। cases involving dispute between two or more state, सही है। cases involving interpretation of the constitution, civil cases irrespective of any constitutional question, criminal cases irrespective of any constitutional questions, है ना। क्रिमिनल केस, सिविल केस, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ, जब जो इन्वॉल्व है डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से अधिक अगर आपके अगर राज्य हैं उसमें कोई विवाद होता है तो ये अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। Which article of constitution permits the Supreme Court to review its own judgment or order? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद होना चाहिए। ये कई बार बताए भी हैं। आर्टिकल 137 है ना, और एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है ये बताइए। स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी इसको बोला जाता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये दो तो नहीं होगा, 32 और 226। अब बचा कौन? 136 स्पेशल लीव। 43 बताइए। बहुत इजी, अभी तुरंत बताएं। क्वेश्चन समझ में आया? 43 बताइए तो। बता दो और जो चाहिए गिफ्ट ले लेना, और नहीं तो जो हमको गिफ्ट चाहिए, हाँ अब यही लोभ देना पड़ेगा हमको, तब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। गिफ्ट ये है कि 1 घंटा और बैठ के 200 क्वेश्चन बनाना है। ओनली 1 सेकेंड। 43 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्या क्वेश्चन क्या है बोले ये बताइए। आंसर आपका बी है ना, ओनली 2। और इनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट को, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को लॉ या तथ्य के आधार पर ये जो है आपको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो किस आधार पे, किन मैटर्स पे? तो ओनली 2 का इनका कहना है कि इफ ही सीक्स सच एडवाइस ऑन इट्स इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ओनली इफ द मैटर ऑफ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ? ओनली 2। पक्का? सोचिए लोग थोड़ा सा, एक और आप चांस देते हैं। ओनली 2, ओनली 2 सही आंसर है आप लोग का। चलिए, इफ ही सिक्स, तभी तो बोले कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस ओपिनियन में है कि उनको विधि या तथ्य, लॉ या फैक्ट से रिलेटेड कोई भी उनको एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकते हैं। तो ये कब? इफ ही सिक्स सच एडवाइस, यदि वो ऐसी सलाह मांगते हैं, है ना, ये बात राष्ट्रपति मांगना, ऐसा नहीं कि इनको ये इनिशिएटिव। इसलिए आपका ये आंसर सही है। और गिफ्ट अब आपके पास ऑप्शन है, आप जो गिफ्ट चाहिए। ठीक है, आप गिफ्ट में ये मत बोल दीजिएगा कि सर अभी छुट्टी दे दीजिए, वो नहीं संभव है। 44, क्योंकि मेरा भी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या है, वो लिमिट है, क्योंकि भाई एब्सोल्यूट नहीं है। तो गिफ्ट भी क्या है, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। जो वर्ड बोला जाता है कि कुछ भी गिफ्ट चाहिए, तो कुछ जो वर्ड है वो क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चाहिए बोल दो कि रॉकेट लेते आओ, ये ऐसा नहीं। हाँ, तो इसलिए वो क्या है, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है, चलिए 44।
अगेन इजी क्वेश्चन है। 143, वेरी गुड। अब याद ही हो गया होगा अभी तक। अब बताइए, इससे यही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। 45, ए बाइंडिंग है, नॉट बाइंडिंग। हाँ तो ये सही है, एक पहला। दूसरा नहीं होगा सर। नेक्स्ट 46, और इसको नोट भी कर लीजिए। ये अभी लग रहा है सर, लेकिन बहुत and cannot be questioned in any court. But C option, it has a power to punish for its contempt. ये दोनों हैं, ये नहीं कहा जा सकता है एक्सक्लूसिवली। बी भी सही लग रहा है और सी, लेकिन जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम कहते हैं, मतलब कि क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू है और कैन नॉट बी क्वेश्चन, लेकिन इट हैज आल्सो पावर टू पनिश टू इट्स कंटेम्प्ट। ज्यादा क्लोज जो है वही बी ऑप्शन है, लेकिन जो हमेशा ये पावर टू पनिश है, मतलब अपने कंटेम्प्ट को वो कर सकता है, यही है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो डिसीजन होता है उसका क्या है कि एविडेंस वैल्यू है, इसी संदर्भ। ये दोनों अलग अलग दे दिया गया है। इनफैक्ट ये होना चाहिए 1 और 2 वाला, ये दोनों जो है 47 इजी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तीसरे के बारे में बताइए, तीसरा यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ अच्छा, हम इधर आ जाते हैं। थर्ड वन, पहले तीसरा पढ़ जाइए। तीसरा समझ में आया किसी को? यस सर। क्या सही है गलत है? क्योंकि स्टार्ट से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जुडिशरी का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ए लॉ, सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून। ये क्या है? तीसरा गलत है। 3 ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, 1 2 4। और 1 2 4 को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नहीं, ये बताइए। The Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding constitutional validity of central। नहीं, मतलब कि केवल जो है ये उसका विशेष अधिकार क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है, यही उसका काम है। ए गलत है और आर क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही। ये आ जाइए, ये आ गया आपका आर्टिकल 150। क्या आंसर दे रहे हैं? हाँ ठीक है, डी आपका सही है। बी ऑप्शन सही है आपका। The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of powers by laws made by the
भारत में का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा कानून द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने दिवस नहीं है, क्योंकि वही इंटरप्रेट कर रहा है। 51 51 बताइए। No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. दोनों गलत है। 51 क्या आंसर दे रहे हैं सम्राट कुमार? 51 का डी, हाँ सही है, वेरी गुड। ये है आपका, दोनों जो है वो गलत है, क्योंकि ये भी चाहे तो उस पर ये हाई कोर्ट भी क्या होता है इंटरप्रिटेशन कर सकता है। और यहाँ क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो अमेंडमेंट है, जैसे कि नेशनल जुडिशियल जो है आपका, उस पर क्वेश्चन हुआ था तो वो पूछा गया था। ये क्या हो गया, चलिए 54 ये बना लीजिए। Which of the following has recommended? क्या हो गया? आप पहले इसको बना लीजिए, जो दिखाई दे रहा है कम से कम उतना तो बना लीजिए। बताइए। क्या होगा? Which of the following has recommended that the appointment of judges of higher court should be through the participation of executive, legislature and NJSC था ये, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो था ये रिकमेंड किया। 53 What is the provisions to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? ये IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। बनाइए लोग, इसको समझ बता देते हैं। कौन सा इसमें से सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करता है? पहला, while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. सही है, गलत है? The Supreme Court judges can be removed by Chief Justice of India only. दूसरा गलत है, दो तो हटाई दीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है? कहीं हाई कोर्ट की चर्चा इसमें देखें? 1 and 3 जो है वही आंसर है। वेरी गुड। चलिए, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। ये तो एनजेएससी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो डिक्लेयर कर दिया गया नल एंड वॉइड। कौन सा अमेंडमेंट था यही पूछ रहा है। 97 तो कोऑपरेटिव सोसाइटी था, कौन सा था बताइए तो? 99 एनजेएससी वाला जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज डिक्लेयर्ड किस अमेंडमेंट में? ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बताइए। हाँ, एनजेएससी वाला कौन सा अमेंडमेंट है बताइए सम्राट। बोलिए। कंफर्म लॉक कर दें?
99 सर। 99, 98 ऐसे नहीं होगा। बोलिए। बोलिए सम्राट कुमार। 2014 में आया था, वो तो हम भी जान रहे हैं। 2014 99 है, ठीक है। 99 क्वेश्चन, इससे इस चैप्टर से यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यही टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप ठीक से पढ़ लीजिए। चलिए इसी नोट पे